गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आपको पता ही है कि कल हमने पाल शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको मुहैया कराया, जिसको आप सभी ने बहुत ही अच्छा पसंद किया। लाइक शेयर किया कि नहीं किया वो तो आप ही जानते हैं। मैं वीडियो पे लाइक शेयर को ध्यान कम देता हूँ, बस आपसे कह देता हूँ अगर हुआ होगा तो अच्छा खासा लाइक हुआ होगा। वीडियो चलती है रात 8 बजे डेली आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे। डेली है ये है, जो भी नए जुड़े हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन होती है ये। और पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि पूरे वीडियो के बीच बीच में वीडियो में कुछ प्रश्न का भी डिस्कशन होता है और कुछ प्रश्न के जो है जिक्र भी किए जाते हैं, और कुछ अच्छे प्रश्न होते हैं जो आपको पूरे वीडियो देखने के बाद ही मिलेंगे, वरना बाद में आपको पछतावा होगा और वो पछतावा फिर जो है आपको समय नहीं देगा आगे सिलेक्शन में। तीसरी बात यह है कि टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। शाम को 6 बजे एक प्रश्न डाला जाता है टेलीग्राम पे, जिसको काफ़ी लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए बच्चे पसंद किए हैं। इसके अलावा मैंने इसके पहले के वीडियो में व्हाट्सअप नंबर भी दिया है और भी कई वीडियो में दिया है कि अगर टेलीग्राम का लिंक ना मिले तो व्हाट्सअप करिएगा, वहाँ पर मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ पाल शैली संबंधित कुछ प्रश्नों की सीरीज कल दिया था हमने, और आज पाल शैली से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो बचे हुए थे, उसके प्रश्न जो है मैं आज इसमें दे रहा हूँ। कुछ जो मैंने टेलीग्राम में प्रश्न किया था उसमें से कुछ प्रश्न उठाया है और कुछ और प्रश्न है, यानी पाल शैली से संबंधित कुछ लगभग 15 से 17 प्रश्न होंगे इसमें, और उसके अलावा बाकी जो प्रश्न है वो बाहरी कुछ और अदर प्रश्न है। पाल शैली से अगर और भी प्रश्न बच जाते हैं जो हमारे दिमाग में नहीं है या फिर हमने ध्यान दिया होगा, तो बचे खुचे प्रश्न कभी किसी सीरीज में मैं आपको जरूर करा दूंगा। लेकिन चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और शुरुआत है आपका पहला प्रश्न का, कह रहा है भारत का प्रथम चित्रित ताड़पत्रित ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे पहला प्रथम चित्रित जो है ताड़पत्री ग्रंथ जो है कौन सा है, ये है हमारा प्रश्न पहला। क्या वो प्रज्ञा परमिता है, क्या वो कल्पसूत्र है। ठीक है, आगे कह रहा है कि क्या वो मानसरोवर है या बौद्ध धर्म है। तो पहला प्रश्न, और इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में मेरे उत्तर से पहले शुरू हो जाना चाहिए। 20+ प्रश्नों की आज भी सीरीज है। डेली आपको कम से कम 20+ प्रश्नों की सीरीज हर हफ्ते में देता हूँ, और आप एक महीने में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके वीडियो पे जाते हैं और कितने प्रश्न आपको टेलीग्राम पे जाते हैं हर महीने। इतने प्रश्नों की सीरीज अब अगर आप रेगुलर 4-5 महीने देख लें तो मुझे नहीं लगता कि आप टीजीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जरूर कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्रश्न का जो है उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न का हमारा उत्तर हो गया प्रज्ञा परमिता। भारत का, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भारत का प्रथम चित्रित ताड़पत्रित ग्रंथ जो है उसका नाम है प्रज्ञा परमिता। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मित्रों, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न। प्रश्न का कहना है कि पाल शैली के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन थे। जो पाल शैली थी उसमें प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में हम किसे जानते हैं, जो मूर्तियों में जो है कलाकारी किया करते थे। क्या वो धीमन और बितपाल थे, कृपालु या धर्मपाल थे, प्रीतम पाल या उदयपाल, या ये सभी थे जो मूर्तिकार के रूप में पाल शैली में जाने जाते हैं। पाल शैली से संबंधित प्रश्नों की सीरीज कल हमने 25 दिया, आज हमने लगभग कुछ और प्रश्न जो बचे हैं इसमें डाल दिया है, और मुझे नहीं लगता कि इतने प्रश्नों के बाहर कुछ प्रश्न आएंगे। अगर फिर भी कुछ बच जाते हैं शेष जो हमारे नज़र से हट गए हों या हमारे नज़र पे ना आए हों, अगर आपको देखने में लगता है कि आपके पास हैं तो आप ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा या टेलीग्राम करिएगा, वहाँ से प्रश्नों को ले लिया जाएगा। जैसे कि कल हमारे एक कमेंट्स का जिक्र करूँगा, राजेश मिश्रा जी, उन्होंने कल व्हाट्सअप पे एक प्रश्न डाला है। उस प्रश्न को मैंने अभी इस वीडियो में नहीं डाला है, उस प्रश्न को मैं संडे के वीडियो में डालूंगा, तो इंतजार करिएगा। नया प्रश्न है, उनका कहना है सर नया प्रश्न है, और नया प्रश्न है भी, उसको मैं डालूंगा। ठीक है,
तो इसी तरह से आप लोग का हेल्प रहता है तो अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और अच्छी चीज़ें एक आदमी देता है, एक इंसान देता है चैनल से, और बाकी सब लोग को पहुंचाया जाता है। यही है शेयरिंग और केयरिंग का तरीका सही मायने में। एज ए स्टूडेंट हम लोग जो है पढ़ रहे हैं एज ए टीचर, ठीक है। तो मित्रों, दूसरे प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा धीमान और बितपाल। पाल शैली के प्रसिद्ध मूर्तिकार धीमान और बितपाल, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? जो पोथी चित्रण की शुरुआत हुई वो कौन सी शैली में हुई, ये पूछ रहा है। मुगल शैली में, जैन शैली में, पाल शैली में, या कांगड़ा शैली में? तो पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है, यह है हमारा प्रश्न। और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा पाल शैली में। यानी पोथियों के चित्रण का जो शुरुआत हो रहा है वो पाल शासकों के समय में रहा है, यानी पाल शैली में रहा है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4, ध्यान से केयरफुली प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। वैसे कल प्रश्न में जो है बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है कई लोगों का, और बहुत अच्छा पसंद किया आपने कल के प्रश्नों को, आपने बहुत पसंद किया, आपके कमेंट्स अच्छे थे। और इन सभी चीज़ को देख के आपको यकीन नहीं होगा कि एएमयू क्लासेस की टीम इतनी जो है हिम्मत ला देती है कि उसके हिम्मत से उसका दिमाग जो है और बेहतरीन काम करता है, और एक अच्छे अच्छे प्रश्नों का जो है सीरीज मैं उसी बुक के माध्यम से आपके जरिए पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। और उसमें बस आपका साथ चाहिए। साथ सिर्फ इतना है मित्रों कि एक लाइक, एक शेयर, कमेंट्स अच्छे अच्छे, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं सर वीडियो आता है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप घंटी के बटन को पूरा दबा के रखिए, तभी नोटिफिकेशन जाएगा। वही नोटिफिकेशन जाने का जरिया है। तो मित्रों, पाल शैली में चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि पाल शैली में किस रंग का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी किस रंग का काम यूज पाल शैली में एज ए मूर्तिकार या एज ए चित्रकारी नहीं किया गया है। काला का, सफ़ेद का, लाल का, या स्वर्ण कलर का? ठीक है, स्वर्ण कलर का, सफ़ेद का, लाल का, काला का, इन चारों विकल्पों से बस एक ही विकल्प जानना है। नहीं शब्द कह रहा है, मीन्स उस रंग का यूज नहीं किया गया पाल शैली में, वो रंग कौन सा है? और कल का एक और कमेंट्स लेंगे हम। कल भी कमेंट्स में एक बताया था, फिर भी रूमी सिद्दीकी जी को बताया था कल टेलीग्राम के, लेकिन कल फिर से एक यूट्यूब पे चैनल था कि सर, या व्हाट्सअप पे था मेरे, सर मैं ऑनलाइन क्लास से जुड़नी चाहती हूँ। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ऑनलाइन क्लास से जुड़ने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग। ऑनलाइन क्लास ही है ये जो चल रही है, और इसमें जुड़ने का अर्थ होता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, यही हो गया जुड़ना। और रहेगी क्लास की बात, तो सबकी क्लास फ्री चलती है, आपको पता है कि फ्री क्लास चलती है, कोई पेड बैच नहीं है, कोई स्पेशल बैच नहीं है। स्पेशल कहने का मायने ये है मेरे कि ऐसा कोई क्लास नहीं है जिसमें स्पेशल लोगों के लिए कुछ और क्वेश्चन दिया जाए और बाकी लोगों के लिए कुछ और क्वेश्चन दिया जाए। इस तरह का यूट्यूब पे मैं नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा मानना है शिक्षा समावेशी होती है। नई शिक्षा नीति भी समावेशी शिक्षा के जो है फॉलो करती है। एनसीईआरटी समावेशी शिक्षा को फॉलो करती है, और समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी वर्ग के, वर्ग मीन्स हर वीक हो या कमज़ोर या मजबूत हो, हर वर्ग के बच्चे को एक समान शिक्षा दी जाए, यही समावेशी शिक्षा का मतलब होता है। चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, विकलांग हो, अंधा हो, किसी भी तरह का हो, हर आदमी को एक समान शिक्षा एक क्लास में देनी चाहिए, और वो एएमयू क्लास लागू करता है। समावेशी शिक्षा फ्री बैच है, आपको सिर्फ रोजाना वीडियो देखना है रात 8 बजे। नहीं समय है तो किसी और समय में निकाल के देख लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप पे आपको लिंक शेयर कर दिया करूँगा, करता भी हूँ 2-3 लोगों को, आपको भी कर दिया करूँगा। उसमें क्या जाता है, मेरा कुछ नहीं जाता है, मैं सिर्फ आपको दे दूँगा, आपको बस पढ़ना है। मेरे मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए, चाहे जैसे भी आप जानना चाहते हैं ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए, चौथे प्रश्न का उत्तर जो हमारा होगा वो हो जाएगा स्वर्ण। स्वर्ण मतलब सोने के कलर का ना। पाल शैली में किस रंग का प्रयोग नहीं किया गया? सोने के कलर का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है आपके कमेंट्स के जवाब आपको मिलते रहे होंगे, और उसको फॉलो करिएगा। बाकी सब तो
ईश्वर के हाथ में है, मेहनत हमारे हाथ में है, भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, भाग्य ईश्वर के हाथ में। जो भाग्य बनाया है आपने वो आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत और भाग्य दोनों साथ रहना चाहिए, तभी जाके फल मिलता है। 5वां प्रश्न कह रहा है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? लघु चित्रों की शुरुआत भारत में करने वाले कौन थे? राजपूत थे, मौर्य थे, मुगल थे या पाल शासक थे? ठीक है। हिंदुस्तान में लघु चित्रों की शुरुआत करने वाले शासक के रूप में हम इनमें से किसको जानते हैं? यह है हमारा 5वां प्रश्न। और 5वें प्रश्न का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में डालते जाइए। उसके अलावा भी आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। हर सुविधा है। उसके अलावा व्हाट्सएप कॉलिंग से 10 मिनट आप, अगर आपके पास समय है तो देके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। आपको 10 मिनट बात करके भी, जैसे कहने का मतलब ये है कि व्हाट्सएप पे लिखना, अगर ज़्यादा आपके पास प्रश्नों का है कि मतलब आपको सर डिटेली 10-15 मिनट का या लिखने में टाइम लगेगा, हमको कहने में टाइम लगेगा, तो 10 मिनट कॉल के जरिए आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और ये चीज़ें मैंने बहुत लोगों को किया है और बहुत लोगों को ये अच्छा लगता है कि सर आप एक ऐसे यूट्यूबर हैं जो लोगों से कांटेक्ट करते हैं और 10 मिनट उनको देते हैं, ये अच्छा लगता है। तो जब तक एज ए टीचर हम सामने वाले से कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, 10 मिनट उसको देंगे नहीं, उसे कैसे पता चलेगा कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं? तो आपके पास सुविधा अवेलेबल है इस चैनल पे, आपको बस जुड़ना है और अपने सवाल करने हैं, आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो 5वें प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा पाल से। पाल शासकों ने, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? तो पाल शासकों ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक के रूप में हम किसे जानते हैं? राजा धर्मपाल को जानते हैं, राजा गोपाल को, राजा उदयपाल को या राजा देवपाल को? इनमें से वो कौन सा राजा है जिसे पाल वंश के संस्थापक के रूप में हम जानते हैं? यह है हमारा 6ठा नंबर प्रश्न। और 6ठे नंबर प्रश्न का उत्तर आप, उम्मीद है मेरे उत्तर से पहले ड्राफ्ट कर देंगे। और आपकी तैयारी देख के मुझे लग रही है कि मुझे पूरी टीम को लग रही है, जिनका मेरे साथ साथ रहा है प्रश्नों को तैयार करने में भी। अपना श्रेय मैं खुद नहीं ले रहा हूँ, मेरे साथ और भी 1-2 लोग हैं जो कभी कभी प्रश्नों को, अच्छे प्रश्नों को हमको मुहैया करा देते हैं और कहते हैं ये दीजिए। तो आप सोचिए कि उनका हेल्प रहता है, मेरा हेल्प रहता है, और यही हेल्प है कि आपको अच्छे प्रश्न यूट्यूब पे मेरे मिलते हैं। और यही वजह है कि यूट्यूब पे आप हमें पसंद करते हैं, हमारे प्रश्नों को पसंद करते हैं। तो उस सभी टीमों का एएमयू क्लास के साथ रहा है और उसी वजह से मैं देखता हूँ कि आपके टोटल जितने भी प्रश्न में 20+ करता हूँ उसमें अच्छे परफॉर्मेंस आपके चले जाते हैं। तो टेलीग्राम पे भी मैं एक बात करूँगा, टेलीग्राम पे एक कई लोग कमेंट्स आता है कि नीलम सिंह जी हैं, एक और हैं कोई पाल करके हैं। कभी कभी जो है व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे जो प्रश्न आता है तो उसमें जब आप लोग विकल्प चॉइस करते होंगे तो दिखा देता होगा कि कौन सही है और कौन गलत आपने चॉइस किया। तो कभी कभी गलत हो जाता है तो आप लोग टूट जाते हैं, जैसे लगता है टूटने की, कि सर मेरा गलत हो गया, फिर गलत हो गया। आप लोग कैसे तैयारी करते हैं कि आप लोग का गलत नहीं होता है? ये सवाल नहीं है, इससे आप टूट रही हैं। आपके टेलीग्राम पे मैंने एक मोहतरमा को देखा है, उन्होंने ऐसा किया है कि सर मेरा गलत हो जा रहा है, आप लोग किस तरह तैयारी करते हैं, आपका गलत नहीं होता है। ये तैयारी को दोष मत दीजिए, आप बस केयरफुली रहिए, आपका दिमाग अस्थिर होना चाहिए। और हो जाते हैं कभी कभी गलतियाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टूट जाइए, टूटना नहीं है आपको, आपको उसको सुधारना है। ठीक है। और सुधारना ही सबसे बेस्ट टीचर का लक्षण है, और आप एक टीचर बनने जानी है तो अपने आप को सुधार लीजिए। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है और उसका सही उत्तर होगा मित्रों राजा गोपाल। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक थे राजा गोपाल। देखिए 2-4 कमेंटों को मैं लेता हूँ तो थोड़ा सा वीडियो पर रुक जाता हूँ, लंबा हो जाता है, लेकिन कमेंट्स लेना भी जरूरी है क्योंकि आपसे कमेंट्स के सवाल आते हैं तो उसका उत्तर देना हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप जो पूछते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे या यूट्यूब पे, उसको मैं जो है डिस्कस करूँ। ठीक है। कई कमेंट्स तो जो है याद भी नहीं आते हैं, कभी कभी ध्यान पे नहीं चढ़ता है तो छूट जाता होगा, तो मैं अगले वीडियो में कर दूंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। 7वां प्रश्न कह रहा है कि पाल शैली में कौन से कलाकार चित्रकारी के अलावा कांस्य की मूर्तियां ढालने में माहिर थे? पाल शैली में इनमें से वो कौन सा कलाकार है जो चित्रकारी तो करता था, उसके अलावा कांस्य की मूर्तियां ढालने में भी महारत हासिल था, माहिर था कह लीजिए। ठीक है। यानी चित्रकारी के साथ साथ कांस्य की मूर्तियां भी बनाया करते थे, माहिर थे। क्या वो नेपाल और महिपाल थे?
क्या वो महिपाल और देवपाल थे, क्या वो देवपाल और महिपाल थे, या धीमन और वितपाल थे? इनमें से वो कौन से पाल शैली के कलाकार थे जो चित्रकारी के अलावा कांस्य मूर्तियों को ढालने में माहिर थे? सातवां प्रश्न हमारा यही है, और हमारे सातवें प्रश्न का जो सही जवाब होगा मित्र वो होगा धीमन और वितपाल। धीमन और वित्तपाल चित्रकला के अलावा कांस्य मूर्तियां ढालने में भी माहिर थे। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि कांस्य मूर्तियां ढालने वाले चित्रकार के रूप में पाल शैली के इनमें से कौन से कलाकार को जानते हैं? तो हो सकता है दोनों दे दे या एक विकल्प दे दे, या उसका तरीका और भी तरीके से पूछ ले। तो दोनों चीज़ उसमें मौजूद हैं, मेंशन है, आपको बस केयरफुली ध्यान रखना है। आठवां प्रश्न देखिएगा। आठवें प्रश्न का कहना है कि पाल शैली में तुलिका की जगह क्या प्रयोग किया गया? ध्यान, पाल शैली में तुलिका का मतलब आप लोग जानते हैं। अब तो इतने डेवलप आप लोग हैं कला में, इतने रगड़ चुके हैं अपने आप को। आपके कमेंट्स देख के, आपके प्रश्नों का उत्तर देख के मैं जान चुका हूँ कि अपने आप को आपने ढाल लिया है एकदम। तो तुलिका का मतलब जानते ही। तो पाल शैली में तुलिका की जगह पर जो प्रयोग किया जाता था, जो यूज़ किया जाता था, वो क्या यूज़ किया जाता था? निब, लकड़ी, लोहा या नरकुल? नरकुल से आशा है कि नरकुल की जो लकड़ी कहना सॉरी, जो रस्सी आती है जिससे देखिएगा मकानों वकानों में जो है बीम उम बांधने के काम आता है, उस नरकुल के खुज्जे की बात कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि पाल शैली में तुलिका की जगह इनमें से क्या यूज किया गया? तो मित्रों निब को यूज किया गया। निब, निब मतलब नीब पेड़ का अर्थ नहीं है, नीम का बात नहीं। निब पहले ज़माने में जब हम लोग छोटे थे, पता नहीं आप लोग तो फेस किए हैं कि नहीं, ये नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन जब हम लोग बचपन में पढ़ता करते थे तो उस समय स्याही वाला एक कलम मिलता था, ठीक है, और उसमें निब होते थे, और निब जो है कुछ अजीब ऐसे होते थे, ऐसे उसमें बीच में फटा हुआ रहता था ऐसे कुछ करके, और उसको जो है उससे हम लोग जो है लिखाई किया करते थे। तो वो निब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर निब होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 9। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा हुई, यानी लघु चित्र बनाने की जो है परंपरा हुई। परंपरा एक होता है ना कि घरों में एक परंपरा चलती है, फैमिली में कई लोग के, जैसे मान लीजिए शादी एग्जाम्पल के तौर पे शादी ले लीजिए। यूपी के कुछ ज़िले हैं, यूपी में जो ज़िले हैं या फिर यूपी में कई जगहों पे अलग अलग परंपराएं हैं। 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेंज में जाएंगे तो शादियों का अलग अलग परंपरा है, ठीक है, वहाँ पे विदाई का अलग अलग परंपरा है। उसी तरह से और भी सारे पूजा पाठ या फिर और भी बहुत चीज़ों की परंपराएं हैं फैमिली मेम्बर में। तो यहाँ ये भी कह रहा है, उसके कहने का मतलब ये है कि भारतीय लघु चित्रों की परंपरा जो है वो कौन से काल से शुरुआत हुई थी? वो काल कौन सा था जब जब लघु चित्रों की परंपरा की शुरुआत हुई, ये पूछ रहा है। क्या वो प्राचीन काल से शुरू हुआ, आधुनिक काल की शुरुआत थी वो, प्रागैतिहासिक काल की, या पूर्व मध्य काल की शुरुआत हुई? इनमें से वो कौन सा काल है जिसको हम लघु चित्रों की परंपरा का आरंभ काल मानते हैं? और मित्रों हमारे 9वें प्रश्न का राइट आंसर होगा पूर्व मध्यकाल। क्या होगा? पूर्व मध्यकाल। आगे बढ़े और आइए प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न। 10वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि देवपाल ने किस विद्वान को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत भेजा? देवपाल, पाल वंश का एक और शासक था देवपाल, और उसने एक विद्वान को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत देश भेजा था। तिब्बत में भी जो है बौद्ध भिक्षु ज़्यादा आपको मिलेंगे और बौद्ध धर्म का जो है वहाँ पे बोलबाला है। तो देवपाल ने एक विद्वान भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब देखिएगा, प्रचार और प्रसार दोनों में अंतर होता है, ठीक है। यहाँ मैंने प्रचार की बात किया है। प्रचार मतलब फैलाना बौद्ध धर्म को, और प्रचार करना, और प्रसार का अर्थ क्या होता है ये आप कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रचार और प्रसार में अंतर होता है। तो यहाँ मैंने प्रचार लिखा है। तो प्रसार का ऐसा क्या हुआ, अगर ये लिख दिया जाए यहाँ पे कि विद्वान को बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए तिब्बत भेजा गया, अगर दोनों शब्द इस्तेमाल किया जाए, प्रचार और प्रसार, तो प्रचार तो समझ में आ रहा है, प्रसार से आपका आशय क्या है ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, 10 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों, वो हो जाएगा दीपांकर अतिशा को। किसको? दीपांकर अतिशा विद्वान बौद्ध धर्म के थे, विद्वान थे, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत भेजा गया देवपाल के द्वारा। दीपांकर, ये याद रखिएगा, दीपांकर जी को, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न आइए। प्रश्न संख्या 11 पूछ रहा है कि
किस पाल वंश के अंतिम शासक के समय उनके दरबार में रामचरितमानस की रचना हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। हर समय में रामचरितमानस के कुछ ना कुछ जो है रचनाएं की गई हैं अपने अपने समय में। उसी तरह से पाल वंश में भी पाल वंश का जो अंतिम शासक था, कह रहा है, यानी पाल वंश में जो अंतिम शासक थे वो यहाँ पे नाम उनका दिया हुआ है इस ऑप्शन में, ठीक है। और उनके दरबार में रामचरितमानस की रचना हुई, ठीक है। ये कह रहा है आपका सवाल कि रामचरितमानस की रचना उनके दरबार में है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि रामचरितमानस की रचना उनके दरबार में जिसने की वो थे कौन दरबार में उनके, उसका जो मैं जिक्र करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि पाल वंश का अंतिम शासक वो कौन था जिसके समय में उनके दरबार में रामचरितमानस की रचना हुई थी? क्या वो धर्मपाल थे, रामपाल, गोपाल या उदयपाल? प्रश्न बहुत अच्छा है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। पाल शैली के कल के और आज के वीडियो को मिला दिया जाए तो अच्छे प्रश्नों का सीरीज है। कल का जो वीडियो जिसने नहीं फेस किया है पाल शैली से संबंधित, उनको आज के इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा पाल शैली के पहले भाग का, उसको आसानी से देख लीजिएगा। और ये सभी वीडियो 2022 के कला अध्यापक ग्रुप के प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। जिनको प्रॉब्लम होगी उनको एक ही बार प्लेलिस्ट भेज दिया जाएगा, वो देख सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे, टेलीग्राम करेंगे, ठीक है। तो मित्रों, हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा रामपाल। कौन? रामपाल। किस पाल वंश के अंतिम शासक, यानी पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल था और उनके दरबार में रामचरितमानस की रचना हुई, ठीक है। अब सवाल यह है कि दरबार में था कौन जिसने रामचरितमानस की रचना की? तो उनका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए। संध्याकर। क्या नाम था? संध्याकर नंदी। उनका नाम था संध्याकर नंदी, जो पाल वंश के अंतिम शासक रामपाल के दरबार में रहते थे। संध्याकर नंदी नाम था उनका और उन्होंने ही रामचरितमानस की रचना की। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पाल शैली के अंतिम शासक रामपाल के दरबार में निम्न में से वो कौन सा दरबारी था जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की? तो वहाँ ये नाम आपको याद रहना चाहिए, संध्याकर नंदी, ठीक है। आगे बढ़े, 12वें प्रश्न का जिक्र करेंगे अब हम। प्रश्न संख्या 12 प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में सचित्र पुस्तकें सबसे पहले किस माध्यम में बनी? भारत में जो सचित्र पुस्तकें हैं सबसे पहले उनका माध्यम क्या था बनने का? ठीक है। लकड़ी के पट्टों पर बनी सबसे पहले सचित्र पुस्तकें, कपड़े पर बनी, ताड़पत्रों पर बनी या कागज पे बनी? हिंदुस्तान में, भारत में सबसे पहले जो सचित्र पुस्तकें यानी चित्रित पुस्तकें जो बनी, उनका माध्यम जो रहा वो क्या रहा मित्रों? तो वह रहा ताड़पत्रों पर। कहाँ पे रहा? ताड़पत्रों पर। कई कई जगह ताड़ की जगह तालपत्र भी लिखे होते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, विकल्प में कई जगह तालपत्र लिखे होते हैं, ताड़पत्र की जगह ताड़पत्रों पे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 13। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आती है, आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं और आपके कमेंट्स से ही बताते हैं कि आप वीडियो पसंद करते हैं। लेकिन हम उनके लिए जानना चाहते हैं जो नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, जो नया मेंबर जुड़ा है हमारे चैनल पे, नया मेंबर, ठीक है। उनसे मैं जानना चाहता हूँ एक बार कमेंट्स के जरिए आज के इस वीडियो में कि क्या आपको जो भी वीडियो देख रहे हैं पसंद आ रहा है, क्या आप इस प्रश्न को समझ पा रहे हैं? नए मेंबर, फैमिली मेंबर हमारे यूट्यूब के जुड़ रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है, ज़रूर एक बार बताइएगा कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं वीडियो, क्योंकि पढ़ाने का मेरा मकसद है कि आपको अच्छा और समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेहनत तभी समझ सफल होती है। 13वां प्रश्न कह रहा है कि पाल पोथी के चित्रों का विषय क्या था? पाल पोथी में जो चित्रों का विषय था वो क्या था? यानी जो चित्र बने वो किस थीम पे बने, ज़्यादातर कौन से विषय को लेके बने? नवाबों का दरबार, दरबारी संबंधित मतलब, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र के संबंधित विषय थे, बुद्ध का जीवन चरित्र था, या पाल राजाओं के जीवन चरित्र थे? यानी इस प्रश्न में अगर जो मतलब जो बच्चे पुराने हैं, पढ़े होंगे, उनको विकल्प को देखते हुए तो वो जो है तैयारी कर रहे हैं तो विकल्प में आंसर दे देंगे। लेकिन जो नए होंगे, मतलब जो इस साल जो है पिछले साल पास करके 2020 में जो 12वीं पास करके प्रमोट होकर आए होंगे इंटर में प्राविधिक कला से, उनकी बात कर रहा हूँ, या फिर जो नए अब जाएंगे जो इस समय फॉर्म भरे होंगे, तो उनको सिलेबस उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और उनके हिसाब से अगर उत्तर दिया जाए तो कई लोग उत्तर देंगे चलो पाल पोथी है,
पाल राजाओं का है तो इसलिए पाल राजाओं के जीवन पर ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मतलब उनके लॉजिक की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर उत्तर इसका सही है जो वो होगा बुद्ध के जीवन चरित्र पर, यानी पाल राजाओं का जो समय था उसमें बुद्ध जीवन के चरित्र पर चित्रों का विषय था। रीजन यह था कि पाल शैली के लोग जो है बुद्ध के अनुयायी थे, और उस बुद्ध के अनुयायी में भी वो महायान महायान शाखा के जो है रहने वाले थे, यानी हीनयान और महायान दो वर्गों में बटा हुआ था। तो वो महायान यानी पाल शैली के लोग महायान से संबंधित थे, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा छोटा करेंगे। आइए, प्रश्न संख्या आपका 14 नंबर प्रश्न मित्रों कह रहा है कि पाल शैली का महामयूरी ग्रंथ, पाल शैली में एक ग्रंथ था जिसका नाम था महामयूरी ग्रंथ। ग्रंथ का नाम याद रखिएगा ध्यान से, पाल शैली का महामयूरी ग्रंथ इस समय संग्रहित है कहाँ पे, यानी कौन से संग्रहालय में पाल शैली का महामयूरी ग्रंथ रखा गया है प्रेजेंट टाइम में। क्या वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है संरक्षित, भारत कला भवन वाराणसी में संरक्षित है, इंडियन पुस्तकालय कोलकाता में, या भारत भवन भोपाल में। इनमें से वो कौन सी जगह है, कौन सा पैलेस है, संग्रहित है, संग्रहालय है जहाँ पे पाल शैली का महामयूरी ग्रंथ संग्रहित किया गया है। और अगर आप कभी जाएं घूमते हुए, इनमें से जहाँ भी विकल्प होगा आंसर, तो जरूर देखने की कोशिश करें। इतिहास को देखने का मजा ही कुछ और है, और जब आप देखेंगे तब आपको फील होगा। आप वहाँ पे जाके अपने आप को इमेजिन करने लगेंगे कि जब वो दौर चल रहा था तो कैसा रहा होगा, जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे चीज़ों को जो है राजाओं ने गिफ्ट के रूप में हिंदुस्तान में दिया। और मित्रों, हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत कला भवन वाराणसी। बनारस जो लोग भी पढ़ते होंगे या फिर जो लोग जाते आते होंगे, बनारस में अक्सर लोग जाते ही आते रहते हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो बनारस अगर आप जाते हैं तो पाल शैली का महामयूरी ग्रंथ आपको देखने को जरूर मिलेगा वहाँ के भारत कला भवन वाराणसी में। ठीक है, देखिए और देखिए कि कैसी है, किस तरह से वहाँ के राजाओं ने अपने आप को बनाया था उसको। ये अच्छी इतिहास की चीज़ें देखने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मिलेगा। ज़िंदगी 70 साल की है, और उसमें जो है जो भी मौका मिले तो हमें देख लेना चाहिए। 15वां प्रश्न कह रहा है पाल चित्रकला किस प्रदेश की है। जो पाल चित्रकला है वो कौन से प्रदेश की है, बिहार की रही है, बंगाल की, नेपाल की, या उड़ीसा की। किस प्रदेश की चित्रकला है पाल चित्रकला। प्रश्न संख्या 15 सिंपल क्वेश्चन, लेकिन सिंपल में भी अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन। और हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, यानी 15वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बंगाल की। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है, तो बंगाल की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न का कमेंट्स मैंने आपसे पूछा था, याद होगा आपको, कल 17वें प्रश्न पे ही था मैं, ये 16वां है, और मैं कल 17वें प्रश्न पे ये प्रश्न को मैंने पूछा था कि पाल शैली का चरमोत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। ये प्रश्न मैंने पूछा था कि उसका जो है शुरुआत कब हुआ, जन्म कब हुआ, और उसी में मैंने आपसे पूछा था कि जब आपसे पूछे कि चरमोत्कर्ष की शताब्दी कब है तब आपको कमेंट्स करना है। तो यहाँ मैंने उस प्रश्न को ले लिया है कि पाल शैली का चरम उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। भाई, एक तो होता है कि किसी भी शैली का जन्म होना, आगाज होना, शुरुआत होना। तो आगाज होना और शुरुआत होना का समय दूसरा होता है, लेकिन जब वो आगाज हो जाता है, शुरू हो जाता है, तब आगे चल के कुछ और नया चेंजिंग करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मुगल चित्रकला का दौर जब चला, बाबर का जब समय आया, बाबर ने जब मुगलों का जो है वंश जब शुरू कर दिया, मतलब भारत में नींव रखवा दिया मुगल शासकों का, तो कलाकारी बाबर के समय में भी थी और भी लोगों के समय में थी, लेकिन चरम पे जब चलना शुरू हुई तो वो एक अलग चरम पे अकबर के समय में रही है, जहांगीर के समय में रही है, स्वर्णकाल किसी और के समय में रहा है, जो है वास्तुकला, स्थापत्य कला और दरबारी चित्रकार के रूप में किसी और के समय में रहा है। तो वो हो गया चरम उत्कर्ष। यानी चरम उत्कर्ष मतलब मुगलों में एक ऐसा शासक आया जिसके समय में कला एकदम चरम पर थी। उसी तरह से पाल शैली में चरम उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, चाहे कला के रूप में या उस समय की जो भी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं थी वहाँ के शासकों की, क्या वो 11वीं शताब्दी, 8वीं, 9वीं या 10वीं शताब्दी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर एक हमारे फीमेल तस्लीमा या कुछ ऐसे कुछ करके फीमेल मैडम है, उन्होंने जो है उत्तर दिया था। एक और किसी ने, दो लोगों ने बस इस प्रश्न का उत्तर कल हमारे कमेंट्स में डाला था।
और इस प्रश्न का राइट आंसर है 10वीं शताब्दी। क्या है? 10वीं शताब्दी में चरम उत्कर्ष पर रही पाल शैली की। ठीक है, कलाकारी कह लीजिए, शासक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, और उस समय जो भी राजा रहा हो। ठीक है, 17वें प्रश्न का जिक्र करेंगे मित्रों। अब 17वें प्रश्न की तरफ हैं और 17वां प्रश्न पूछ रहा है कि कल्पतरु के समान किसको माना गया है? कल्पतरु, इसके समान इनमें से किसको माना जाता है? शिवपाल को माना जाता है, धर्मपाल को, गोपाल को, या महीपाल को? तो मित्रों, मैंने पहले ही कहा कि कल मैंने 25 प्रश्न दिया और आज जो है कुछ प्रश्न थे जो बचे हुए शेष पाल शैली के, वो इस वीडियो में मैंने डाल दिया है। और मेरे ख्याल से लगभग यही आखिरी है इसमें से 17वां प्रश्न का, यानी 17 तक इसमें बचे हुए थे। जो और भी अगर कोई छूट गए हों जो हमारे ध्यान में नहीं हो, अगर आपके पास हो तो आप डालिएगा, मैं उसको फिर मेंशन कर दूंगा अगर छूट गए हो तो मेरे ध्यान से। ठीक है, तो 17वां प्रश्न है कि कल्पतरु के समान किसको माना जाता है? तो मित्रों, कल्पतरु के समान धर्मपाल को माना जाता है। किसे? धर्मपाल को माना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को मैंने मेंशन कर दिया है वीडियो में पूरा करने के लिए। तो इस प्रश्न में थोड़े से मिक्स प्रश्न आ जाते हैं नीचे से, जिसमें से 18वां प्रश्न शुरुआत करता है उसका कि किस गुफा की छत पर मानवकृत मछली और हाथी का चित्र है? इनमें से वो कौन सी गुफा है जिसके छत पर मानवकृत मछली और हाथी का चित्र है? बाघ गुफा है, अजंता गुफा है, वो बादामी गुफा है, या जोगीमारा गुफा है? कौन सी गुफा है? ठीक है, तो मित्रों, हमारे 18वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जोगीमारा गुफा। कौन सी गुफा? जोगीमारा का गुफा है वो। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है मित्रों, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान में स्थापत्य कला जो पनपी शुरू हुई, उसका जनक, जननी, जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो शब्द इस्तेमाल करना है कर सकते हैं, सभी का अर्थ एक ही हुआ, सिर्फ इतना है स्थापत्य कला का। राणा कुंभा को, राणा सांगा को, किशन सिंह राठौड़ को, या अजय पाल को? इनमें से वो कौन सा शासक है जिसे स्थापत्य कला का जनक मानते हैं राजस्थान के? प्रश्न नंबर 19 यही बह रहा है और 19वें प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा राणा कुंभा को। किसे? राणा कुंभा को। 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 20। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मेहनत के साथ अपनी टीम के द्वारा तैयार करता हूं ताकि आप तक पहुंचा सकूं अच्छे प्रश्नों को, ताकि अगली भर्ती जो आ रही है इस 22 में, कहीं से किधर से भी तोड़ मरोड़ के पूछ दे, मिस नहीं होंगे। ये मान के चलिए 125 प्रश्न अगर आ रहे हैं तो 100 प्लस के प्रश्नों में आप कहीं मिस नहीं होंगे, मेरी गारंटी है। 2 4 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमसे भी, हम लोग टीचर हैं तो हमसे भी अनुभवी टीचर हैं जो क्वेश्चनों को बनाते हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न हो जो हम लोग के नज़र में कभी ना गुजरे हों और वो ऐड हो जाए। लेकिन ये मान के चलिए कि 100 प्लस प्रश्न आपके कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो रेगुलर रखना पड़ेगा। अगर रेगुलर नहीं है तो फिर जो है कुछ प्रश्न छूट जाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा मेरे प्रश्नों को। हर तरीके के प्रश्नों को मैंने मेंशन किया है अपनी वीडियो में आज तक। 20वां प्रश्न कह रहा है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानियाँ थीं। ये कथन किसका है? ये कोटेशन किसने कहा कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानियाँ हैं? ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में पुकारा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को किसने? स्टुअर्ट पिगाट ने, दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, या आर.डी. बनर्जी ने? आर.डी. बनर्जी से आशय राखाल दास बनर्जी। ठीक है, यह है कोटेशन प्रश्न और इसका जो सही जवाब होगा मित्रों वो हो जाएगा स्टुअर्ट पिगाट ने। स्टुअर्ट पिगाट ने कहा कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानियां थीं। ठीक है, 21वां प्रश्न। आइए 21 नंबर प्रश्न पे हैं आप प्रश्नों की सीरीज में, और पूछ रहा है मुंह में मछली दबाए बिल्ली किस शैली का चित्र है? मुंह में मछली दबाए बिल्ली, ठीक है, ये कौन सी शैली का चित्र है पूछ रहा है? तंजौर शैली का, कंपनी शैली का, मैसूर शैली का, या कालीघाट शैली का? किस शैली का चित्र है मुंह में मछली दबाए बिल्ली?
ये कमेंट्स करिए और कमेंट्स करिए कि मुंह में मछली दबाए बिल्ली किस कलाकार ने बनाया है, किस चित्रकार ने इस चित्र को बनाया है, उस चित्रकार का नाम कमेंट्स करना है आपको। और 21वें प्रश्न का राइट आंसर होगा कालीघाट। मुंह में मछली दबाए बिल्ली जिस शैली का चित्र है वो शैली थी कालीघाट। कमेंट्स आपको करना है किसने बनाया था मुंह में दबाए मछली बिल्ली को। ठीक है, 22वां प्रश्न आए, प्रश्न संख्या 22। 22वें प्रश्न को देखिए केयरफुली। पूछ रहा है इनमें से कौन संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यानी एक कलाकार हैं जो संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी यानी डिजाइन नक्काशी करते हैं और उसके लिए प्रख्यात हैं। वो कौन है? वो बालूराम सिसोदिया, मोहम्मद हनीफ उस्ताद, लल्लू प्रसाद शर्मा या ब्रजलाल उजयपाल। वो शख्स है कौन जो संगमरमर होता है, जैसे मान लीजिए ताजमहल में जो संगमरमर लगा है या फिर जहाँ भी लोग संगमरमर इस्तेमाल करते हैं तो संगमरमर के ऊपर जो है नक्काशी यानी डिजाइन करने का कार्य करते हैं और उसी के लिए वो प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। और वो कौन है ये पूछ रहा है ये प्रश्न। और मित्रों वो हैं आपके मोहम्मद हनीफ उस्ताद। कौन है? मोहम्मद हनीफ उस्ताद। अच्छा प्रश्न है, रिसेंटली प्रश्न है ये। आइए 24 नंबर प्रश्न देखिएगा। सॉरी 23 नंबर, 24 मैंने कह रहा हूँ, 23 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 23वां प्रश्न। कहाँ के स्पूतों में मिट्टी गिट्टी तथा ईंटों के रोड़े भरे जाते हैं। स्पूत है वहाँ पे मिट्टी गिट्टी और ईंटों के जो रोड़े हैं वो भर के बनाए जाते हैं। कहाँ के स्पूतों में? पूर्वी भारत के स्पूतों में, दक्षिणी भारत के स्पूतों में, मध्य प्रदेश में या उत्तर भारत के स्पूतों में। स्पूत तो समझ ही रहे हैं, बौद्ध धर्म के समय का स्पूत। कुछ इस तरह से भी आपको स्पूत देखने को मिलेंगे। हर तरह के होते हैं लेकिन इस तरह के स्पूत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। आर्क डिजाइन में यानी अर्धगोला कह लीजिए एक तरह से। आपके कुशीनगर में भी इसी तरह के गोल बने हुए हैं पूरे इसी डिजाइन में। तो उसी स्पूत की बात कर रहा है कि इन स्पूतों में मिट्टी गिट्टी तथा ईंटों के रोड़े भर के बनाए जाते हैं। इस तरह के स्पूत यानी इसके अंदर ये सब चीज़ें भरी होती हैं तब ये तैयार किया जाता है। और वो कहाँ के स्पूत हैं ये पूछ रहा है। तो मित्रों 23वें प्रश्न का राइट आंसर होगा उत्तर भारत के। कहाँ के? उत्तर भारत के स्पूतों में मिट्टी गिट्टी तथा ईंटों के रोड़े भरे जाते हैं। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न देखिएगा। और ये 24 नंबर प्रश्न और 25 ये जो प्रश्न है ये टेलीग्राम पे मैंने पूछा है। तो कुछ लोग जो टेलीग्राम पे अभी जुड़ रहे हैं, जो पीछे से उनको प्रश्न जो है मिलेंगे या फिर नहीं ध्यान देंगे, इसलिए मैं अपने वीडियो में 2-4 प्रश्नों को 2 प्रश्नों को 3 प्रश्नों को टेलीग्राम के डालते जा रहा हूँ, जो मैं नए नए प्रश्नों को कभी कभी पूछा करता हूँ। जैसे ये प्रश्न था और ये प्रश्न जो है काफ़ी बवाल मचाए पड़ा था टेलीग्राम पे। लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछा था बहुत सोच समझ के पूछा था और बाद में कई लोगों ने क्लियर किया कि जी सर सही है। कहाँ की यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है तो यक्ष प्रतिमा, लेकिन भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ की यक्ष प्रतिमा? मथुरा की, दीदारगंज की, दोनों की या इनमें से कोई की नहीं। यानी यक्ष प्रतिमा दीदारगंज में भी है, यक्ष प्रतिमा मथुरा में भी है। तो मेरा कहने का मतलब है यक्ष प्रतिमा तो हर जगह है इन दोनों में से। लेकिन वो सवाल को केयरफुली आपको समझना था टेलीग्राम में, वहाँ पे आंसर देने से पहले यहाँ पे फिर केयरफुली समझिएगा कि वो ये पूछ रहा है कि यक्ष प्रतिमा तो दोनों जगह हमको मिली, लेकिन कहाँ की कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, हर जगह परखम यक्ष ही शब्द इस्तेमाल किया गया, लेकिन भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध कहाँ की यक्ष प्रतिमा को माना गया, कहा गया। तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मथुरा की। कहाँ की? मथुरा संग्रहालय में रखी गई है जो यक्ष प्रतिमा, वो भारतीय कला जगत की परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। दीदारगंज में भी है लेकिन भारतीय कला जगत में ये प्रसिद्ध है। और इस वीडियो का 25वां प्रश्न, वीडियो आखिरी प्रश्न पूछ रहा है 25 नंबर प्रश्न। मित्रों टेलीग्राम का प्रश्न है ये मेरे कि बाबर बागीचे में दावत करते हुए किस मुगल ग्रंथ का उत्कृष्ट चित्र है। रज्मनामा का, शाहनामा का, हमजानामा या बाबरनामा। ठीक है, बाबर बगीचे में दावत करते हुए किस मुगल ग्रंथ का उत्कृष्ट चित्र है, ये था हमारा टेलीग्राम का एक और प्रश्न और जिसके अच्छे खासे उत्तर भी दिए कई लोगों ने। और एक बात मजे की ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक विकल्प में मैंने तुजुक ए बाबरी भी रखी थी। तो तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा में थोड़ा सा बस फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। बाबर के समय में उसमें
चित्रों को नहीं दिखाया गया, लेकिन जब अकबर का समय आया तो उसी तुजिक बाबरी को उन्होंने बाबर के नाम, बाबरनामा के नाम से जो है नाम दिया, और सभी चित्रों को उन्हीं की देखरेख में बनाया गया। ठीक है, तो बाबर बागीचे में दावत करते हुए जिस मुगल ग्रंथ का उत्कृष्ट चित्र है मित्रों, वो है बाबरनामा। क्या है? बाबरनामा, जो अकबर के समय में सबसे ज़्यादा चित्रित की गई है। आपने रीता प्रताप की बुक में पढ़ा होगा, अगर और भी सारी बुक लिया होगा तो वहाँ भी पढ़ा होगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए। शेयर आपको करना है ताकि आपके शेयर से, एक हेल्प से, एक लाइक से, एक शेयर से और भी लोग जुड़ेंगे, उन्हें भी ज्ञान मिलेगा। और कमेंट्स अच्छे अच्छे आते ही हैं, और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स आएँ, और वीडियो पूरा देखा करिए। मेरे मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए, इसलिए वीडियो पूरा देखा करिए, ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो क्लियर करने के लिए कमेंट्स करिए। तो चलिए मित्रों, आज के लिए दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गुड नाइट।